हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम बात यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी बेयरिंग सेक्टर के ऊपर, बिकॉज बेयरिंग सेक्टर की कंपनीज के रिलेटेड बिजनेसेस के आईपीओज भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर। कुछ टाइम पहले रोलेक्स रिंग लिस्ट हुई थी और अभी हमने देखा है कि कैसे हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ आया, वो बड़ा ही भयानक तरीके से ओवर सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि शैफलर, एसकेएफ और टिमकेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन कंपनीज की हमने थोड़ी बेसिक बात करी थी, बट अब थोड़ा सा सेक्टर को समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा 5 कंपनीज के ऊपर: शैफलर, एसकेएफ, टिमकेन, रोलेक्स रिंग्स एंड आपका जो हर्षा इंजीनियर्स है। तो अब बेयरिंग एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत लगता है, इंडस्ट्रियल चीज़ों में लगता है। आपका जो रेलवेज के डब्बे वगैरह बन रहे हैं, वैगन्स बन रही है, उनके अंदर लगता है। तो रेलवेज के पास आई थिंक इस समय अराउंड 3 लाख वैगन्स हैं एंड 90,000 और वैगन्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो टीटागढ़ वैगन्स और ये सारे शेयर्स भी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है पूरे सेक्टर के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर, एंड डिमांड बहुत हाई है। बट ये सारी बातें करते हुए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिमांड इंडिया के अंदर हाई है, ग्लोबली डिमांड इतनी हाई नहीं है। एंड इसलिए आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड हैं, इंडिया के अंदर जो बिजनेसेस हैं जिनकी डिपेंडेंस बाहर कम है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आप सेम कंपनीज को बाहर देखेंगे तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो फॉर एग्जांपल शैफलर, एसकेएफ, टिमकेन, इंडिया में जब आप देखते हैं उनके शेयर्स को तो आपको दिखती है परफॉर्मेंस, बट आप बाहर बेयरिंग कंपनीज को देखते हैं लिस्टेड किस हिसाब से है, क्या है, तो उस हिसाब से वो जो भी डिस्कशन रह रहा है मैनेजमेंट का, जो भी कमेंट्री आ रही है, वो यही आ रही है कि चलो दिक्कत है, अभी हम निकले नहीं है बाहर, एनर्जी की दिक्कत हो रही है यूरोप के अंदर, इन्फ्लेशन की दिक्कत है बहुत ज़्यादा यूएस के अंदर, तो वो सारी दिक्कतें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझना है कि इंडिया हैज़ बीन एन आउटलायर। मैं बहुत बार ये कहता हूँ, टेलीग्राम पे भी मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको बहुत खुश होना चाहिए कि इंडिया के अंदर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बाहर की मार्केट आप देखो वापस डबल बॉटम मार गई है। जिन लेवल्स तक गिरे थे ये, जिनसे हमने रिकवरी ली, हम अपनी करेक्शन एंड करने की कोशिश में हैं और ये लोग डबल बॉटम बना रहे हैं वहीं पे, और हो सकता है उससे भी नीचे चले जाएं अभी। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आर मार्केट्स हैव आउट परफॉर्म्ड। 15,400 का जो लेवल था उसको एक बार को रिस्पेक्ट किया, 15,200 तक एक बार गया ये, यस, बट उसके बाद जो एक तेज़ी देखने को मिली है वो हमें बाहर के बाज़ारों में देखने को अब तक नहीं मिली है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेन जो आपकी बेयरिंग्स की कंपनीज हैं, वो 3 हो गई। आप एक तरीके से 3 ले सकते हैं, और भी कंपनीज होंगी डेफिनेटली, एनआरबी बेयरिंग्स वगैरह लिस्टेड है, बट हम 3 पे फोकस करना चाहते हैं। ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं इंडियन मार्केट में: शैफलर, एसकेएफ और टिमकेन इंडिया, राइट। तो इन 3 पे आपको नजर रखनी है। इनके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे एक बार और वहां पे इन तीनों के चार्ट्स हम देखेंगे। इनफैक्ट रोलेक्स रिंग्स का भी चार्ट देखेंगे। रोलेक्स रिंग्स लिस्टेड तो है, ज़्यादा टाइम पहले लिस्ट नहीं हुई, शेयर डबल हो चुका है एक तरीके से, बट फिर भी हम उसका चार्ट वार्ट देखेंगे। एंड हर्षा इंजीनियर्स का तो देखो अभी लिस्टिंग आएगी, अलॉटमेंट वगैरह आई है, तो उसका चार्ट तो बाद में ही बनेंगे। बट द थिंग इज कि हम तीनों के चार्ट्स देखेंगे तो तीनों पे आपको नजर रखनी है बेयरिंग सेक्टर की डिमांड अब कहाँ से आ रही है। तो सबसे जो ज़्यादा बड़ी मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक इस समय खुल गई है वो एक तरीके से रेलवेज की है। तो जो रेलवेज अपनी कार्ट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं और वैगन्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 4 लाख के करीब हो जाएंगी, अभी 3 लाख हैं, तो उससे डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी आ रही है इंडिया के अंदर, हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो बेयरिंग्स आपके वहाँ पे भी लगते हैं। तो बेयरिंग्स आपके किसी भी चीज़ को अगर रोटेट करना है, कुछ भी होना है, किसी भी चीज़ को स्मूथली रोटेट होना है, तो आप देखेंगे बेयरिंग आपको वहाँ पे चाहिए ही होता है इन जनरल। ऑल्सो ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टार्टेड पिकिंग अप, तो उसके अंदर भी बेयरिंग्स में हमें दिख रही है कि डिमांड बढ़ती जा रही है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, अब काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे तो बेयरिंग्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे, बट जो अभी स्टील बेयरिंग्स है वो फिर सेरामिक बेयरिंग्स वगैरह लगने लगेंगे। अभी स्टील बॉल्स होती है बेयरिंग्स के अंदर, वो सेरामिक यूज़ करने लगेंगे, अलग कंपोनेंट यूज़ होने लगेगा। बेयरिंग्स की डिमांड रहेगी बट इतनी नहीं रहेगी। हैविंग सेड दैट, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम गिरेगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट अब आपका बेयरिंग में जाएगा महंगा हो जाएगा, तो बेयरिंग के पार्ट्स महंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, एंड वो कंपनीज फिर कहीं ना कहीं अगेन बिजनेस लाके देंगी इन तीनों बेयरिंग कंपनीज को अच्छा खासा। अब हमें एक चीज़ और समझनी है कि इंडिया आइसोलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। ये शेयर्स बहुत अच्छे से चले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे भी हो सकता है कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक बार को आए, बट यहाँ पे अगेन जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि डिमांड की उस हिसाब से कमी नहीं है ग्लोबली। यस, यूएस यूरोप आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, और इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं यहाँ पे। अब गाइज हम समझते हैं कि जो हर्षा इंजीनियर्स हो गई वो क्या करती है।
तो हर्षा इंजीनियर्स आपका केजेस बनाती है। तो बेयरिंग का बहुत छोटा कंपोनेंट है बट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है केजेस, जिसके अंदर आपकी बॉल्स वगैरह फिट करते हैं और फाइनली बॉल्स जो आपकी बेयरिंग के अंदर होती हैं वो एक जगह पे जाके सेट होती हैं। तो वो जो केजेस बनते हैं वो हर्षा इंजीनियर्स बनाती है। एंड हार्डली 5% कॉस्ट है वो बेयरिंग का, बट अगेन एसेंशियल कंपोनेंट है। उसके बाद हम अगर बात करें रोलेक्स रिंग्स की, तो आउटर रिंग्स होती है, इनर रिंग्स होती है बेयरिंग्स के अंदर, तो रोलेक्स रिंग्स अगेन कहीं ना कहीं रिंग्स बनाने का काम करती है। तो अब ये सारी कंपनीज एक तरीके से, बेयरिंग खुद से ही एक कंपोनेंट है बड़ी चीज़ का, बट बेयरिंग के खुद के छोटे छोटे कंपोनेंट है जो अलग अलग कंपनीज बना के दे रही हैं, शाफलर को, एसकेएफ को, टिमकेन को। ये फाइनली अपनी क्वालिटी वहाँ पे देखते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं और प्रोडक्ट इनके नाम से बिकता है आगे। बट द थिंग इज कि ये भी कहीं ना कहीं से कंपोनेंट्स ले रहे हैं। अब आपके मन के अंदर सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि यार बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर देते, ये खुद से क्यों नहीं बना लेते वो चीज़ें, राइट? तो ये इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं लगती। सो दीज कंपनीज हैव बिकम स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग लेट्स से केजेस और इनर रिंग्स, आउटर रिंग्स इधर उधर से, और पर्टिकुलर डायमेंशन स्पेसिफिकेशंस, पर्टिकुलर बेयरिंग के भी साइजेस अब अलग अलग होते हैं, तो पर्टिकुलर कुछ कुछ बेयरिंग्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं। तो ये शाफलर को, एसकेएफ को, टिमकेन को इनको रिक्वायरमेंट नहीं लगती कि ये खुद से सेटअप करें प्लांट्स, एंड दे वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी, दे वांट टू फोकस ऑन कैप्चरिंग मोर मार्केट, दे वांट टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेसेस। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोर बिजनेसेस पे फोकस लेती जा रही है कंपनीज। तो शाफलर की भी मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहा था, तो दे आर इवैल्यूएटिंग बिजनेसेस, अगर कोई नॉन कोर बिजनेस लग रहा है उसको एग्जिट कर रहे हैं। एसकेएफ की कमेंट्री में सुन रहा था, तो एसकेएफ आर वेरी वेरी बुलिश ऑन द बेयरिंग सेक्टर एज अ होल। तो उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ पे डिमांड अच्छी है, बट अगेन वही यूएस यूरोप में अगर दिक्कत है तो यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको बैक ऑफ द माइंड सबने रखा हुआ है। हैविंग सेड एवरीथिंग, हैविंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक बार को नहीं करना चाह रहे या उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो कंपनीज हैं आपकी रोलेक्स रिंग्स या हर्षा इंजीनियर्स जैसी, वो लोग अपना बिजनेस करते रहेंगे बिकॉज दीज कंपनीज डू नॉट थिंक कि हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट होना है। एंड ये चीज़ ठीक भी है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बड़ी कंपनी को ले लें, तो सारे पार्ट वो खुद से नहीं बनाती। एयरबैग कोई और बना रहा है, आपका लेदर कोई और बना रहा है, आप देखेंगे आपका जो इंफोटेनमेंट का डिज़ाइन है कभी कभी आप वो किसी और कंपनी के साथ कर रहे हैं। येस, दे वांट टू कीप कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर विद देमसेल्व्स, ताकि वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस वगैरह जैसे इंट्रोड्यूस हो रही हैं BMW वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें कर सकें। बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बड़ी सारी चीज़ें इधर उधर से आती हैं। टायर जैसे कोई भी खुद से नहीं बनाता, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से आती हैं, मिलके फिर आपकी एक गाड़ी तैयार होती है। कहीं ना कहीं बेयरिंग के अंदर भी यही हो रहा है। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मुझे फियर नहीं लगता फ्रॉम वॉट आई हैव हर्ड, और मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज का इन सबका ही डेटा एक तरीके से देख लिया है। किसी ने भी बात नहीं करी है कि भैया केजेस हम खुद से बना लें या फिर हम ये नहीं लें वो नहीं लें, तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता होंगी। तो रोलेक्स रिंग्स और आपका जो हो गया हर्षा इंजीनियर्स, वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर बेयरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ है तो इनकी ग्रोथ लगातार बनती रहेगी वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं चाइना प्लस वन थीम की, जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा डोमिनेंट है इस समय। तो एसकेएफ की कमेंट्री में सुन रहा था मैनेजमेंट की, एंड द एमडी वॉज वेरी क्लियर कि देखो चाइना ने जो बनाया है ना, वो डेकेड्स के ऊपर बनाई है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, तो वो वर्ल्ड क्लास है, उसको रिप्लेस करना आसान नहीं है। एंड हम इंडिया में बैठे बैठे सोचते हैं चाइना प्लस वन का मतलब इंडिया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। वियतनाम हो सकता है, रोमानिया हो सकता है, मेक्सिको हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इंडिया को कहीं ना कहीं देखना है कि कितना वो मैन्युफैक्चरिंग ले पाते हैं चाइना से। बट इतना सबको समझ आ गया है कि चाइना प्लस वन थीम जेन्युइन चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अब वो डी रिस्क नहीं करना चाह रहे अपनी सप्लाई चेन को, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सो इंडिया विल गेन बिजनेस, दीज कंपनीज दैट आर देयर इन इंडिया आर गोइंग टू हैव बेटर मार्जिन्स में बी गोइंग फॉरवर्ड। तो होता क्या है ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय का कर लेते हैं, स्टील प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर गए, तो कहीं ना कहीं कंपनीज उतना कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाई जितना इनका मन था। तो इन्होंने प्राइजेस बढ़ाए तो सही, एसकेएफ की मैनेजमेंट कह रही थी कि प्राइजेस बढ़ाए हैं, बट उतने नहीं बढ़ाए जितने हम चाह रहे थे कि बढ़े। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि प्राइजेस भी और ज़्यादा इंक्रीज करें। एंड अगेन इट्स सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग कि कहीं ना कहीं बेयरिंग्स आपको जब चाहिए ही चाहिए, तो आपको वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और आप वो कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं या अपनी बुक्स पे लेते हैं वो आपके ऊपर है। बट बेयरिंग कंपनीज तो वो कॉस्ट पास ऑन करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ग्लोबल पिक्चर के हिसाब से देखें, तो जैसे हम ले लें शाफलर का एग्जाम्पल, तो शाफलर आपका फॉर्मूला ई के अंदर भी है। नाउ आई एम वेयरिंग अ रेड बुल रेसिंग वाली टी शर्ट बिकॉज आई डू लाइक रेड बुल इन दी F1 सिनेरियो। वैसे F1 में मेरा कोई ना वो नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे मर्सिडीज ही पसंद है या रेड बुल ही पसंद है या फरारी ही पसंद है। आई हैव जर्सीज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टीम दैट इज रेसिंग
रेसिंग, जो बड़ी टीम्स हैं जिनकी इंडिया में मिल जाती हैं जर्सीज। तो मेरे को लेकिन पर्सनली ड्राइवर इस समय एंड इवन लास्ट सीजन से मैंने देखना स्टार्ट किया बहुत रेगुलरली F1। आई रियली लाइक वर्स्टैपेन। आई थिंक सेकेंड बेस्ट कार थी टू मर्सिडीज एंड स्टिल वन द चैंपियनशिप। मुझे पता है काफ़ी लोग कंट्रोवर्शियल और ये सब बोलना चाहेंगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, द बेटर ड्राइवर वॉज वर्स्टैपेन। इवन इफ यू आर सपोर्टर ऑफ हैमिल्टन और एनीथिंग, आपको पता है कि बेटर ड्राइवर कौन था। और इस सीजन बाय फार द मार्जिन हैज़ बीन ह्यूज। इवन जॉर्ज रसल इज आउट परफॉर्मिंग लुइस हैमिल्टन इन द मर्सिडीज कार। तो कहीं ना कहीं खैर चलो वो सारे डिस्कशन से वापस आते हैं। शैफलर की अगर हम बात करें तो फार्मूला ई के अंदर शैफलर बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। एबीबी और ये सारी कंपनीज भी हैं कहीं ना कहीं, तो उससे वो ये भी समझ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमारा रोल क्या होगा। सो दे वांट टू बी इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब इंडिया भी इलेक्ट्रिक पे बहुत ज़्यादा पुश करेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन कंपनीज के साथ। ये लोग वहाँ पे बिजनेस खाएंगे बैठ के, ये बिजनेस छोड़ेंगे नहीं, बिजनेस में डोमिनेट करेंगे, बिकॉज दैट इज वॉट देर सपोज टू डू। बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे कि भैया तुम्हारा कंबशन इंजन बुझा रहे हैं तो फिर अब हम क्या करें कैसे करें। तो दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इनटू दोस थिंग्स। इसलिए आपको ना थोड़ा मोटर स्पोर्ट्स पे नजर रखनी चाहिए, बिकॉज यू गेट टू नो कि ई सेगमेंट में या इधर उधर कौन सी कंपनी कितना काम कर रही है। सो रिसेंटली होंडा एग्जिटेड, बेसिकली अभी भी काम कर रही है थोड़ा साथ में रेडबुल के साथ, बट रेडबुल होंडा के इंजन यूज कर रही थी लास्ट ईयर। अब लिखा था रेडबुल रेसिंग RBPT, वो नहीं लिखा था कि होंडा है वहाँ पे। सो बेसिकली बात क्या है कि अब होंडा कह रहा है कि हम नहीं फोकस करना चाह रहे कंबशन इंजन्स पे। सो उससे आपको पिक्चर पता चलती है कि ये अगर फार्मूला 1 से एग्जिट ले रहे हैं, इनको है कि भैया हाइब्रिड एरा और ये सब हमें नहीं सूट करता, हमें तो इलेक्ट्रिक पे ही जाना है। तो यू विल सी दैट हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, मतलब वो फिर कंपनी की पॉलिसी है उस समय। तो इसलिए अगर आप इधर उधर मोटर स्पोर्ट पे थोड़ी नज़र रखें तो आपको बहुत आइडिया लग जाता है कि कंपनीज क्या करना चाह रही है। जैसे जैगवार की अगर आप देखें तो टीम है फार्मूला ई के अंदर, राइट। उसमें आप देखते हो हर जगह टाटा कम्युनिकेशन लिखा होता है, तो 50 चीज़ें आपको दिख रही होती है कि फार्मूला 1 फार्मूला ई से कहीं ना कहीं टाटा कम्युनिकेशन भी कनेक्टेड है, कुछ बिजनेस प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे, कुछ हो रहा है। सो यू गेट एक्साइटेड, यू गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन डिफरेंट कंपनीज एंड कहीं ना कहीं उससे एक इंटरेस्ट बना रहता है। सो फ्रॉम फार्मूला 1 कमिंग बैक टू इंडिया, यहाँ पे अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम चार्ट्स जो तीनों देखेंगे उसके अंदर आपको नज़र बनाए रखनी है। ऑल द 3 कंपनीज लुक वेरी गुड, शैफलर, SKF, टिमकेन। हम रोलेक्स रिंग्स का भी चार्ट देखेंगे, वो कंपनी भी बहुत अच्छी लग रही है। बट आपको ये समझना है, पहली बात, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का खतरा नहीं लग रहा मुझे, जो कि मे बी कुछ लोगों को शायद माइंड में रहे, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई सेक्टर को ढंग से पढ़ रहा है तो मे बी उसी के लिए वो खतरा एकदम सामने उठ के आएगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का खतरा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि डिमांड अगर इतनी हाई है एंड अगर ये प्राइजेस पास ऑन कर सकें तो वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ दोनों हो रही है इस समय, तो इसीलिए शेयर्स इतना चल भी रहे हैं, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। ऑल्सो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो रोलेक्स एंड हर्षा इंजीनियर्स जैसी कंपनी अच्छा करती रहेंगी। वी विल सी हाउ हर्षा इंजीनियर्स गेट लिस्टेड और उसके क्या रहती है परफॉर्मेंस वगैरह लिस्टिंग के बाद, बट वो सब हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, मे बी टेलीग्राम पे या एक यूट्यूब शॉर्ट्स पे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे अपने चार्ट्स देखते हैं, वीडियो को भी वहीं पे एंड करेंगे। तो गाइज हम सबसे पहले देख रहे हैं शैफलर के शेयर को। आप देख सकते हैं कि मेरे अलर्ट्स हमेशा सेट रहते हैं यहाँ पे, एंड शैफलर वाज दैट वन बिग बेयरिंग कंपनी दैट आई हैड इन माय पोर्टफोलियो। बहुत अच्छा राइड किया, डेफिनेटली ये मूव पूरा राइड नहीं किया, हमने बाइंग इसके अंदर स्टार्ट करी है मे बी जब ऑटो सेक्टर में हमें एक तेज़ी दिखने लगी थी, एंड उसके बाद हमने देखा कि कैसे ब्रेकआउट आया एंड किस तरीके से ऊपर चला है। अभी को मैं एक बार एग्जिट कर गया हूँ बिकॉज ये कैंडल छोड़ गया था एंड इस कैंडल पे फिर हमने एग्जिट ले ली थी। बट देखते हैं अभी कि क्या सिचुएशन रहती है। आई हैव माई अलर्ट सेट ऑन और मैं इसके अंदर वापस एंटर करना चाहूँगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस सेक्टर नाउ, आई अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी हमें रैली देखने को मिल सकती है। EMA 20 की मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है और इसको कहीं ना कहीं बांध के से चलता रहा है ये शेयर, तो एकदम इसको छोड़ा नहीं है, इसको हग करके चलता रहा है कहीं ना कहीं। तो EMA 20 पे यहाँ पे भी आया था और अभी भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये काम करता हुआ दिख रहा है। सो शैफलर का चार्ट अच्छा है बट अभी इसके अंदर एकदम मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। आप थोड़ा इन लेवल्स का वेट कर सकते हैं जो कि 3000 के होंगे या फिर एक 3600 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि लंबा रीटेस्ट करना चाहे तो ज़रा 2800 रुपये तक रीटेस्ट कर जाए, जो कि मुझे खैर पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, बट स्टिल आई एम माई अलर्ट सेट ऑन एंड इसमें मेरी पूरी नज़र है, रोज़ ही मैं इसको चेक करता हूँ। मैं बिल्कुल ही इस शेयर को अब छोड़ना नहीं चाह रहा। आई हैव बुकड आउट फॉर वंस बिकॉज बहुत हैवी प्रॉफिट्स थे, मैं मार्केट को प्रॉफिट्स वापस देने के मूड में नहीं था, विच आई वुड से वॉज अ स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि मार्केट इस समय बड़ी वॉलेटाइल है। तो अब देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितना वॉलेटाइल चल रहा है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी को हम इस वीडियो में नहीं
बहुत बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन करें तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बट अदरवाइज़ भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते आए हैं ऐसे, तो हम आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली कंपनी जो हमें देखनी है वो एसकेएफ है। तो एसकेएफ इंडिया पे हम आ जाते हैं। एसकेएफ अगर आप देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसका चार्ट इस समय बेटर लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, और ये ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ से बनी हुई थी कहीं ना कहीं, ये यहीं पे अभी इसने सपोर्ट सा लिया था, अभी ही क्रिएट करी है। बहुत ही शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है, 20 EMA के नीचे है, बट मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। बट स्टिल आई एम वेटिंग कि कन्फर्मेशन मिले मुझे चलेंगे। मेरे को ये शेयर 5,000 रुपये खरीदते हुए नहीं चुभेगा, बट यहाँ ज़रूर चुभेगा अगर यहाँ खरीद लिया और ये गिरता हुआ यहाँ आ गया। सो आई एम वेटिंग टू सी कि क्या रहता है। मेरी प्रेफरेंस शैफलर है, देन एसकेएफ, देन टिमकेन, बट आप अपनी खुद से लिस्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला हम चलते हैं टिमकेन पे। एंड अगेन आप वीडियोस पॉज करके यहाँ से ना चार्ट्स देख सकते हैं, वरना मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं चार्ट्स डालता हूँ। तो टिमकेन ने बेसिकली ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया और 20 EMA के नीचे भी खड़ा है, इसीलिए भी कहीं ना कहीं मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि आपकी जो 3 कंपनीज हैं उनमें से एक थोड़ा नीचे आ गई। तो शैफलर एसकेएफ इतना नहीं हालत बुरी करके बैठे अपने चार्ट्स की। शैफलर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लग रहा है, अभी 20 EMA के भी ऊपर है, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना कम गिरावट आई है उसके अंदर। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक सडन जर्क मूवमेंट आया है एंड ये यहाँ पे रुक सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट है, यहाँ रुकना चाहे रुक सकता है, बट आई डू नॉट नो यहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, तो इसलिए हम थोड़ा बस यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इस समय। अगेन आप वीडियो पॉज करके चार्ट को देख सकते हैं। अगला हम देख लें रोलेक्स रिंग। तो रोलेक्स रिंग्स अगेन बहुत ही प्यारा चार्ट है, बहुत ही सुंदर चार्ट है। क्लियर ब्रेकआउट था इस जोन पे, बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट किया और 20 EMA को पकड़ के चल रहा है ये चार्ट भी। तो आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा चार्ट हो रखा है रोलेक्स रिंग्स का। और अगर आपको किसी में इन चारों कंपनीज में देखना है तो रोलेक्स रिंग्स पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एसकेएफ से भी बेटर चार्ट रोलेक्स रिंग्स का इस समय, तो इस पर भी नज़र रखें, इन चारों कंपनीज पे नज़र रखो। सेक्टर में तेज़ी है, और मैंने जैसे कि बात करी थी टीटागढ़ वैगन्स की, तो अगेन ये इससे कनेक्टेड नहीं है एकदम बेयरिंग से, क्योंकि वैगन्स बनाती है कंपनी। बट आप देखोगे, मैं इसको वीकली कर देता हूँ एक सेकेंड, तो ये जो हाई था ना, ये देखो 2017 का, 2018 का, इस तक पहुँच गया ये शेयर पूरा। तो ये आप सोचो कहाँ आ गया था 20 रुपये पे, और ऑलमोस्ट आपका वो 20 रुपये का शेयर आपका 180 रुपये के अराउंड चला गया। तो 10 गुना हो ही जाता, बस थोड़ा सा पीछे रह गया, 9 गुना हो गया एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तेज़ी है रिलेटेड बिजनेसेस में, सेक्टर में, इंडस्ट्री में। तो अगेन कमिंग बैक टू बेयरिंग्स ओनली, हमें टीटागढ़ वैगन्स की यहाँ पे बात नहीं करनी, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़बरदस्ती का। कमिंग बैक टू आर कंपनी ओवर ईयर शैफलर, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी नज़र रखो, ज़बरदस्ती मत घुसो किसी भी चीज़ में। अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे तो फिर आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि वॉलीटिलिटी बढ़ी हुई है, शेयर्स चले हुए हैं। तो ये शेयर्स आप देखोगे ना, इसमें कौन सी आपको करेक्शन दिख रही है जो पिछले कुछ महीने की करेक्शन आई है? तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड ये बहुत तेज़ी से मूव गया ये वाला जो था। तो इस रिट्रेसमेंट थोड़ी बनती है, तो वी विल सी व्हाट हैपेंस, क्या रहता है, कहाँ तक आता है, और उस हिसाब से अगर मुझे री एंटर करना होगा, आई एम डेफिनेटली लुकिंग टू री एंटर, बट ज़बरदस्ती जल्दबाजी नहीं करनी। सेक्टर अच्छा है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि बेयरिंग्स हैं क्या, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, चाइना +1 थीम क्या है, ये कंपनीज अपने आप को कैसे री इन्वेंट कर रही हैं, क्योंकि आइस इंजन्स जा रहे हैं आपके, कंबशन इंजन्स जा रहे हैं, तो ये कंपनीज कैसे री इन्वेंट कर रही हैं। दे आर फोकसिंग ऑन ई मोबिलिटी और ये सारी चीज़ें ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज़ नॉट अ थ्रेट। तो रोलेक्स रिंग्स हो गई या हर्ष इंजीनियर्स हो गई, उन पर आप नज़र रख सकते हैं। तो होपफुली बेयरिंग सेक्टर की आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, इंडियन बेयरिंग सेक्टर की। 3 बड़ी कंपनीज़ की भी हमने बात कर ली, और भी कंपनीज़ हैं, अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट मेरे ख्याल से पैसा बनाने के लिए इतना बहुत है। एंड अगर आप इतना भी समझ गए, थीम समझ आ गया, स्टॉप लॉसेज अपने लगाओ और पैसा कमाओ यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन इन्वेस्टमेंट थीम है, जैसे पावर सेक्टर था हमारे लिए, था वो था। पावर सेक्टर तो खैर हमने नहीं बेचा, थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा नीचे आता फिर ले लेते हैं, तो पावर सेक्टर में हम ऐसे ही चल रहे हैं तब से। बट पावर एंड केपेक्स में ये भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स से रिलेटेड हो जाता है, बट स्पेसिफिक टू द बेयरिंग सेक्टर। तो इस पर नज़र रखें, लुक्स गुड। शेयर्स में रनअप बहुत है, तो ज़बरदस्ती बाइंग ना करें, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेयरिंग सेक्टर के ऊपर एक इंडस्ट्री एनालिसिस टाइप हम करेंगे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि है क्या, वो मैंने किया है यहाँ पे।
एंड अगले हफ्ते आप लोगों के लिए आ रहा है डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस, और उसके बाद हम देखेंगे और कौन सी कंपनीज कवर करेंगे. सो दैट वुड बी इट गाइस फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. जय हिंद.